क्या था? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सब मोह माया है भाई। राइट। मोह के प्रति, जो माया के प्रति हम सबका मोह है। जी। शायद मैं वाहिद आदमी होऊंगा जो हर प्लेटफॉर्म पे कहता भाई मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ, और ये है सारा स्टेटमेंट बिल्कुल, है मेरे। बिल्कुल। और मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा ईमान है। लेकिन पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूँगा, आपकी जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा, और अपने देश को नहीं बेचूंगा। राइट, राइट। समझे ना? जी। तो माया, हिंदी में कहावत है, माया तेरे तीन नाम परसू परसा परस राम। एब्सोल्युटली। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो टाइटल इन्होंने चुना है, जी। ये दोनों तीनों जो लोग हैं, एक ब्रिलियंट। अब तो ये भी एक्चुअली कश्यप साहब भी अब वेटरन लिस्ट में आ गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये नूवो डायरेक्टर नहीं है। अपनी सीनियरिटी की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने ब्रिलियंस की वजह से, अपने क्रिएटिविटी की वजह से, विजन की वजह से अब ये वेटरन लिस्ट में आ गए हैं। सो इनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन भाई अभिनव ने इनके साथ काम किया है और इतना अच्छा कंटेंट लेके आए हैं। जी। तो ये दोनों जो हैं, और साथ में ये भाई पैसा मोह माया किसकी है? माया इनकी है। जी। सो ये वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं, वो क्रिएटिव लोग हैं जो कमर्शियल एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए कंटेंट को उसके साथ कंपैटिबल बनाते हैं, बिल्कुल। जो हर एक के बस की बात नहीं है। दोनों चीजें आप समझे ना? तो इनकी फिल्में जो हैं, क्लास और मास दोनों के लिए हैं, और वो सबसे बड़ी परीक्षा है। राइट। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों तीनों इस परीक्षा में कामयाब होंगे। हम तो छोटे से नट बोल्ट हैं, हमने तो, इन्होंने जो एक्शन बोला तो हमने कर दिया। Well, सबसे पहले तो I would like to thank Vinod sir, Anurag for supporting this film. यस। Anu sir for playing out this role which he is over the years done wonderful job. No need to say anything further. Abhinav for bringing this script to me, and of course sir for now bringing it to Z, Mrs. Soni, यस। to Z Anmol. Abhinav got this script, and there were not many people willing to back it, and it went back and forth. Over a couple of years, he came with his partner. Eventually, he did find a producer, and I also wanted to support him because I loved this story, Yes. and it's a story told with a lot of heart, and I thought it should be told, and it holds a lot of relevance, and a lot of unique aspect of it is the Anukampa aspect of it. Not many people know. एंड सरकारी नौकरी आपका जो सवाल है उसका तो पता नहीं, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला मैं चाहता था कि मैं एक्टर बनूं। एक्टर ना बन पाऊँ तो बैकअप प्लान था लॉयर बनूं, या लॉयर ना बन पाऊँ तो बिजनेसमैन बनूं। ये मेरी इंस्टिंक्ट थी कि इनमें से कुछ बन ही पाऊंगा। जी। तो गॉड हैज़ बीन काइंड। पहले अटेम्प्ट में आई फाउंड माय love immediately, and I've never left the first love. I've been very fortunate, and yeah, God has been kind. Yes. And it was a treat and a pleasure to work with sir over here. Anuji is a fabulous actor. I was really looking forward to this outing, especially because of him also. So yeah. सो कहानी आलोक शुक्ला जो हैं राइटर, उनकी थी, और साथ में ही फिर डेवलप करना शुरू किया। एंड फर्स्ट फिल्म बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बनाते बनाते समझ आया कि बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, उसके बाद की जर्नी ज़्यादा मुश्किल होती है। एंड थैंक यू सर फॉर दैट। सो जब स्क्रिप्ट आई, फैमिली एंटरटेनर थी, और मोस्टली क्या होता है फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए, ये होता है कि कुछ ह्यूमरस हो, ये हो वो, बैक ऑफ माइंड वो चीज़ नहीं थी। बट मुझे हमेशा ऐसा था कि कहानी वो बोलनी है जिसमें कुछ यूनिकनेस भी हो। सो देयर इज़ अ यूनिक थिंग अबाउट द स्टोरी, ठीक है, समथिंग बिजार इज़ देयर। वो बिजारनेस के साथ ह्यूमर हैंडल, और साथ साथ वो जो एक मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो छोटे स्टेट्स में आप दिखाते हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से सामने आता है। तो इसीलिए उज्जैन में इसे बेस्ड करके रूटेड तरीके से कहानी बोलनी थी, बहुत ऑर्गेनिक रखना था, बहुत रॉ रखना था। तो अभी आपने ट्रेलर देखा ही, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मतलब वो कोशिश ना कामयाब हुई है, और उसको बैक किया अनु सर ने, शर्मन सर ने, विनोद सर ने, अनुराग सर ने, और अभी मनीष सर ने। सो थैंक यू
ऑल ऑफ यू, और अब ऑडियंस बताएगी बाकी तो। नहीं, आई थिंक सिर्फ एक बंदा कभी भी फिल्म नहीं बना सकता। बहुत गुणी लोग चाहिए उसके विजन को या उसके साथ। तो यहाँ पे तो इतने सारे गुणी लोग ऑलरेडी हैं। हमने सिर्फ पैसा डाला है और सपोर्ट किया उस टैलेंट को। तो जब एक्चुअली मेरे पास में अभिनव ने जब कहानी बताई थी, तो आई थिंक हम लोग ने इंस्टिंक्टिवली, हमारी जो पूरी टीम है, उनको लगा कि ये रिश्तों की कहानी है। एक बहुत गहरा रिश्ता होता है फादर एंड सन का, लेकिन इसमें फिल्म में बिकॉज ऑफ दिस अनुकंपा, जो अगर आपने देखा कितना बोझ लग रहा होगा एक फादर को, एक बेटे को ये बोलने के लिए कि बॉस आप मेरे लिए जान दे दो ताकि मेरी मेरी मैं अपने बेटे के लिए लाइफ सिक्योर कर लूँ। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या भी है। और आई थिंक हमने कुछ रिसर्च की थी, तो ये पता भी चला कि छोटे शहरों में जहाँ पे मींस ख़त्म हो जाते हैं या जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ फिर नहीं होती हैं, तो कितने पेरेंट्स ऐसे अपने आप को इतना त्याग देते हैं, अपना जीवन का बलिदान देते हैं और अपने बच्चों के लिए। बट आई थिंक तो ये एक स्टोरी कहनी बहुत इम्पोर्टेंट लगी हम लोग को एज अ स्टूडियो। एंड इसको कॉमेडी वे में या एक जिस तरीके से लिखी गई है फिल्म और जिस तरह से शूट किया गया, आई मस्ट से दैट यू नो फॉर अ फर्स्ट फिल्म ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड आई थिंक दिस ऑल गोज टू हिज मेंटोर के बहुत अच्छा डायरेक्टर दे दिया सर आपने इंडस्ट्री को। एंड ऑब्वियसली अनु सर के बारे में मैं क्या कहूँ, जिस तरीके से उन्होंने मिश्रा जी का रोल अदा करा। एंड हाँ, दूसरी तो बस हमारा अभी रिश्ता चलता रहेगा। बट आई थिंक फिल्म्स जो स्टोरीज कहनी है, इंडिया की स्टोरी कहनी है, ये हमारा एज अ स्टूडियो हम लोग को लगता है हमारे पास में बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो कि कहनी चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ इट। मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता था, माया तो मिलती नहीं थी, तो हमने तरीका ढूंढ लिया था। मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ था फिल्म से। अभिनव मेरे साथ जुड़ा था 2012-13 में, और 24 घंटा मेरे साथ रहता था। अगर आप अगली फिल्म देखेंगे तो अगली फिल्म में वो सीन है जब बच्ची गायब हो जाती है और हर जगह स्टेट में पकड़ा जा रहा है, बस में जिस आदमी को पकड़ते हैं वो अभिनव पारिक था। तो मतलब उसका एंड काफी चुपचाप रहने वाला लड़का था, जो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। और अभिनव जब गया अपनी जर्नी पे, और काफी टीवी में तो बहुत ही अच्छा काम किया, इधर उधर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब ये फिल्म लेके मुझे पता नहीं था। ये फिल्म लेके आया और मैं इतना सरप्राइज हो गया कि जिस तरह से इसने मेरे साथ रह के वो सारी चीजें कब इम्बाइब की आपको पता नहीं चलता ना। कि फिल्म, मेरे तो 2-3 रूल्स होते हैं कि फिल्म जितना खर्चा उससे बड़ी लगनी चाहिए। सबसे पहला रूल वो होता है, कभी नहीं लगना चाहिए कि फिल्म में हमारे पास सामान नहीं बनाने के लिए। अगर आप कहानी कहना चाहते हो, एक अच्छी कहानी और रूटेड कहानी आप कह सकते हो कम से कम चीज़ों में। और इसने कब पकड़ा और कब सीखा और कब कहाँ से मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने फिल्म देखी मैं इतना सरप्राइज हो गया। इस फिल्म की जो एडिटर है उसने उसको नई लड़की थी, उसको उठा के मैंने उसको अपनी फिल्म कैनेडी दी, तो कैनेडी उसने एडिट किया। और मैंने कहा कि किसी भी तरह का सपोर्ट इस फिल्म के लिए तो मैं करूँगा। इतनी अच्छी कहानी, और मैं बनारस में बड़ा हुआ हूँ, हमारे यहाँ भी यही होता था। जब मेरे पिताजी जब पावर हाउस में काम करते थे, अगर बाई एक्सीडेंटली किसी की मौत हो जाती थी तो नौकरी परिवार में बच्चों को जाती थी। तो मैं तो वहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए ये अनुकंपा स्कीम या ये सब कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमने बचपन से देखा है और ये नॉर्थ इंडिया में है अभी भी। तो मेरे लिए, बट उसको जिस तरह से कहानी कही और बाप बेटे का जो रिश्ता है, वो जिस लेवल पे आपको छू जाते हैं ना, आप हंसते भी हो रोते भी हो। मैं क्यों नहीं सोच पाता हूँ ऐसी कहानी, बट वो बहुत काफ़ी हद तक छू गई। मैंने कहा क्यों ना सपोर्ट करूँगा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ अभिनव बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और लगातार नॉन स्टॉप करता रहता है काम। कभी कभी मैं इसको बोलता हूँ थम जा, फिर ये भी उल्टा बोल देता आप भी तो सही थे। देना होता है ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। उसके पहले का जो हम लोग था कि छोटी फिल्म पे भी उतना ही लोड लगता है जितना एक बड़ी फिल्म पे लगता है रिलीज करने के लिए। सो कई बार विजडम का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझसे ज़्यादा मजे हुए लोग बिजनेस में, मैं फिल्म मेकर हूँ, अगर मुझे बिजनेस करना आता तो मैं पता नहीं क्या कर चुका होता। बट जो माहिर लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, उनको पता है, बिकॉज उनको जो उन्होंने तो सोनी जी ने बड़े प्यार से बहुत अच्छी बात कही
जो 2 टियर 3 टियर सिटी में जो असली ऑडियंस बैठी है इस फिल्म की, जो समझती है अनुकंपा स्कीम, मुझे तो लगता है हालांकि जो जो शहर में पैदा हुआ उनको तो समझ में भी नहीं आती होगी क्या है। तो जो 2 टियर 3 टियर सिटीज़ की जो ऑडियंस है जो इस फिल्म को समझती होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रीच किसका है। एंड ऑफ द डे आपके सामने जब फिल्म बनाते हो तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फिल्म का लॉस नहीं होना चाहिए, करेक्ट, दूसरा फिल्म उस तक पहुंचनी चाहिए जितना ज़्यादा पहुंच सके, वो किस माध्यम से उतना ज़्यादा पहुंच पाए, वो ज़रूरी है। और आपने जैसे एक ही बंदा का नाम लिया था, वो OTT पर रिलीज लेकिन किसी बड़ी हिट से कम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी, उसका फ़ायदा उस निर्देशक को भी मिला, प्रोड्यूसर को भी मिला, एक्टर को भी मिला, सबको मिला। तो वो कुछ चीज़ें जो हैं उन पे बेस्ड होती हैं। और कोई पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में मैंने तो खुद की ज़िंदगी के 7 साल गंवाए हैं। वो पॉइंट प्रूव करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम करके दिखा देंगे, बट आई थिंक थोड़ा विजडम चाहिए होता है। तो जो लोगों ने डिसाइड किया है वो बेहतर आपको बता पाएंगे, आप उनसे पूछिए। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था एक्टिंग या कला से जुड़ने का। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे बाबूजी की एक नाटक नौटंकी कंपनी थी, जिसकी वजह से हमारे परिवार को बहुत ही सामाजिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, जिसको सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन बोलते हैं। सो माताजी कभी नहीं चाहती थी कि उनके कोई भी बच्चा या वो ये चाहती थी कि उनका बच्चा, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में डॉक्टरी करें, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, ऐसा जो समाज में जिसको रिस्पेक्ट दिया जाए। ये नौटंकी भांडपना इन सब चीज़ों के अंदर नहीं था। और इसी वजह से मेरी दादी ने मेरे पिताजी को निकाल भी दिया था, घर से निकाल दिया था। मेरे पिताजी कंपनी के नौटंकी कंपनी के मालिक थे, वो कुछ नहीं, ना राइटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना सिंगर थे, ना एक्टर थे, उनका कुछ। सो माताजी की वजह से और पिताजी की वजह से मेरा एकेडमिक करियर तो 93% का था। मैं तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आज भी लेना देना नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े कदरदान जो है, जो मुझे बुला लेते हैं और मैं इनके उसमें काम कर लेता हूँ। तो मैं किसी पैशन की वजह से नहीं आया, मजबूरी में पढ़ाई छूट गई मेरी, गरीब घर का बच्चा, पढ़ाई छूट गई, मैं आगे बढ़ नहीं पाया। IAS, आप भैया IAS ही करना था मुझे तो। अरे मैं कहाँ यार, आज चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गया होता, मैं देशभक्त आदमी हूँ, मेरे को कहाँ यहाँ पे ये बोलते हैं एक्शन सर भागो आप, ये इनसे की हालत ख़राब हो गई। मैं तो चलते हुए इंजन के सामने ही भागा, मैंने कहा चल पाए जो कोई बात नहीं। चल आप पूछो इनसे, इंजन के सामने मैंने कहा ये हाथ पकड़, सर क्या कर रहे हो सर आप, ये सर कर क्या रहे हो आप। मैंने चल जो होगा देखा जाएगा। सो ये मेरी राम कहानी है, कोई पैशन नहीं था। मैं वो रेयर ब्रीड में 0.001% में हूँ जो मजबूरी में आए हैं। लेकिन अब मजबूरी में जब आ गए हैं और इस तरह के जो टैलेंटेड क्रिएटिव कलाकार प्रवृत्ति के लोग हैं वो मुझे काम दे देते हैं, तो मैं अनुग्रहित ही अनुभव कर सकता हूँ कि आपने मुझे काम दिया है। बस काम करके आप पूछ लीजिए कि मैं कभी पार्टी में गया हूँ इनकी, तो वो काम ख़त्म किया अपने कमरे में। सो मेरे शौक़ जो है, ना मैं सिनेमा देखता हूँ ना TV देखता हूँ। ये विनोद जी की तो ये पहली फिल्म ये थी, अभी दूसरी फिल्म भी आने वाली है, उसमें भी वैसे ही काम किया है। काम करते वक्त ईमानदार हैं, बाकी ठीक है, ये हैं अपना सब चलाते हैं ना, बैटन सब ये हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब मजबूरी के अंदर इत्तेफाक से इनकी पिक्चर की और इनकी पिक्चर करने के बाद एक पिक्चर ऐसी करनी पड़ी मुझे, उसके लिए भी आपसे मुलाकात होगी, अभी जल्दी होने वाली है, जहां मजबूरी में मुझे म्यूजिक डायरेक्शन करना पड़ा, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहने लगे गुरुजी हमारे तो आपने गाना रिजेक्ट कर दिया। एक विनोद जी की दूसरी फिल्म में यही हो गया। मैंने कहा विनोद जी ये क्या कर रहे हो, वहां से फोन आया कैंसिल कर दो शूटिंग आप। मैंने कहा विनोद जी क्या बात कर रहे हो यार, 50 तो यहाँ पे डांसर बैठे हुए हैं, 150 जूनियर आर्टिस्ट हैं, और आप मुझसे कह रहे हो कि गाना कैंसिल कर दो। कह नहीं आपको पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा पसंद की बात नहीं, मैं मैनेज करूँगा। आप देखो मैंने सेट के ऊपर गाना मैनेज किया, गाना
रिकॉर्डेड गाने को इस तरह से किया तो अच्छे लोगों के साथ काम But करके आपका वो- music sense हाँ बहुत कमाल म्यूजिक का। सेंस ऐसा कर दिया कि जो बोल जो थे, लिरिक्स जो थे, एक्स थे, उनको करेक्ट करके वाई बनाया और वाई को रिकॉर्ड किया है। और बाकी 64 बीट्स का जो पता ही नहीं लग रहा था, अनमिक्स्ड कॉपी ये म्यूजिक डायरेक्टर भेज देते हैं, उसको मैंने बहुत डल्ला ताड़ा भी। हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे कोरियोग्राफर को मुश्किल हो जाती है यार, लिपसिंग करें तो क्या करें यार। तो फिर मैंने उसके अंदर अपना भी जोड़ दिया। तो एक फिल्म जो इनके अभी इसी साल की, उसमें मजबूरन मुझे म्यूजिक कंपोज करना पड़ा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक तो ऐसा हुआ भैया कि वो कहने लगे गुरुजी अब तो ये जो अब आपके ऊपर ही पिक्चराइज है तीनों, और अब वो तो कोरियोग्राफर तो आ नहीं पाई, उसकी डेट नहीं, तो कोरियोग्राफ भी कर दो। मैंने कहा वो भी कर देंगे, तो वो भी कर दिए। क्या करें, मजबूरी। तो इस तरह से इन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि ये अभी भी मुझे प्यार देते हैं, मुझे इज्जत दे देते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब क्या करे, उम्र ही ऐसी है, जॉब की तलाश में ही लगा हुआ है बंदा सालों से। 3 इडियट्स में जैसे आपने कहा, और अभी यहाँ पे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में जॉब मिल जाएगी और आगे भी कुछ कर पाएंगे। बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जॉब अनुकंपा becomes a जरिया to tell a story of a father and a son, which is told in such a in so much depth, and yet with so much entertaining value attached to it, that it makes it a very special film. Yeah. और ये मेरे जो बेटे हैं वो साहित्य में, हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ है, या राइट है, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया हुआ फिल्म के अंदर, और एलआईसी के एजेंट की नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह से शमन ने उस दुविधा के दौर को इतनी अच्छे, मैं जब देखता था, इस वजह से फिल्म में कहीं कहीं जो हल्का सा एक गाली का वो चलन था, वो भी मैंने निकाल दिया सारा। मैंने कहा नहीं, जिस बच्चे की माँ शैशव अवस्था के अंदर ही चली गई है, इस पिता ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, नाराज होना बिल्कुल अलग बात है, गाली नहीं बकूंगा उसके, कभी नहीं, कहीं बकी नहीं। नहीं, तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत इतना अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता था कि सचमुच मेरा पुत्र है ये। जैसा कि सब बोल ही रहे हैं, फादर सन का स्टोरी है, तो आई थिंक वो हर घर में होते हैं, तो रेजोनेट तो करेगी डेफिनेटली। एंड मुझे ऐसा लगता है ये कहानी ना हर घर की है, ठीक है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के दिमाग में ऐसी खुराफात आती ही होगी। मैं ये नहीं बोलूँगा सबके घर की है, बट लार्जली ऐसा होता है, ठीक है। एंड हर क्लास में होता है, ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास में ही होता है या मिडिल क्लास में ही होता है या अपर क्लास में ही होता है। तो रेजोनेट डेफिनेटली ये करेगी। सो द टेक अवे इज़ द रिलेशनशिप, कि अगर आप वैल्यू नहीं करोगे रिलेशनशिप की, तो अगर वो रिलेशनशिप जो चीज़ होती है कि जो हमारे पास चीज़ होती नहीं है, तब तक हमें लगता है कि अरे वो बहुत बहुत कमाल की चीज़ है, हमें मिल जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। और जैसे ही वो हमें मिल जाती है तो सडनली आपकी चाहत ख़त्म हो जाती है। आपको लगता है कि यार ये तो बहुत फालतू चीज़ थी, इसका क्या करेंगे। तो दैट इज़ अ टेक अवे मेरे हिसाब से, कि जो चीज़ें हैं उनकी रहते हुए ही वैल्यू करनी चाहिए। अदरवाइज़ उनकी जगह अगर आप कुछ और चाहते हो, रिप्लेसमेंट, ये वो सब चीज़ें ना बहुत फालतू हैं, पेरिफेरल बहुत फालतू है। जो मेन चीज़ होती है वो कोर होती है, रिलेशनशिप होते हैं, तो उनको संभाल के रखना चाहिए।